संप्रभु, समाजवादी, न्याय, स्वतंत्रता। जब हम इन शब्दों को सुनते हैं तो कभी-कभी मन में एक सवाल उठता है ना? कि आज की दुनिया में क्या इन भारी भरकम शब्दों का सच में कोई मतलब है? हाँ, ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। लेकिन क्या हो अगर हम प्रस्तावना को स्कूल की किताब का एक चैप्टर समझना बंद कर दें और इसे एक वसीयत की तरह देखें। एक ऐसी वसीयत जिसे लिखने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तो चलिए, आज सिर्फ प्रस्तावना को पढ़ते नहीं हैं बल्कि महसूस करते हैं। हम इसकी कहानी के सफर पर चलेंगे, इसके एक एक शब्द के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझेंगे और उस कहानी को जानेंगे जो अनगिनत लोगों के खून, पसीने और बलिदान से लिखी गई है। और ये कहानी शुरू होती है प्रस्तावना के पहले और सबसे ताकतवर शब्दों से, हम भारत के लोग। सुनने में ये सिर्फ 4 शब्द लगते हैं, लेकिन इनमें सदियों की गुलामी का जवाब और एक नए भारत का ऐलान छिपा है। जरा सोचकर देखिए, हजारों सालों तक हमारे देश पर राजाओं, सुल्तानों और फिर अंग्रेजों का राज था। सत्ता का झरना हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को इतिहास ने एक जबरदस्त करवट ली। हमने पूरी दुनिया को बताया कि इस देश के असली मालिक, इसकी असली ताकत कोई राजा या बाहरी हुकूमत नहीं, बल्कि यहाँ के आम लोग हैं। ये संविधान हमें किसी ने तोहफे में नहीं दिया, बल्कि हमने इसे खुद को सौंपा है। और जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो हमारे जहन में मातंगिनी हाजरा जैसी वीरांगनाओं का चेहरा आता है। सोचिए, 72 साल की एक बुजुर्ग महिला हाथों में तिरंगा लिए जुलूस के आगे चल रही हैं। अंग्रेजों ने पहली गोली उनके पैर में मारी, पर वो रुकी नहीं, आगे बढ़ती रहीं। दूसरी गोली हाथ में लगी, फिर भी तिरंगे को नहीं छोड़ा। और जब तीसरी गोली उनके माथे पर लगी, तब भी गिरते गिरते उनके लबों से बस एक ही आवाज निकली, वंदे मातरम। हमारी प्रस्तावना ऐसे ही अनगिनत बलिदानों की स्याही से लिखी गई है। तो ठीक है, हम भारत के लोगों ने ये तो तय कर लिया कि ताकत हमारे हाथ में होगी। लेकिन सवाल ये था कि हमारा देश आखिर होगा कैसा? उसका चरित्र, उसकी पहचान क्या होगी? ये पहचान इन 5 शब्दों में छिपी है, जो भारत के 5 स्तंभ हैं। और मजे की बात यह है कि इनका जो क्रम है वो भी बहुत सोच समझ कर रखा गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक नेशन बिल्डिंग का पूरा लॉजिकल प्रोसेस है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या थी? जाहिर है, आज़ादी। संप्रभु होने का मतलब है कि भारत अब अपने फैसले खुद लेगा। घर के अंदर क्या करना है और दुनिया से कैसे रिश्ते रखने हैं, ये हम तय करेंगे, कोई और नहीं। आज़ादी के बाद अगला सवाल था कि देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी हो। तब हमने समाजवाद को चुना। लेकिन एक मिनट, ये रूस या चीन वाला कम्युनिज्म नहीं है, ये है हमारा अपना लोकतांत्रिक समाजवाद। इसका मकसद है अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना और ये पक्का करना कि देश के संसाधनों का फायदा कुछ लोगों को नहीं बल्कि सबको मिले। अब भारत जैसा देश, जहाँ इतने सारे धर्म, इतनी सारी आस्थाएं हैं, वहाँ सबको साथ लेकर कैसे चला जाए? इसका जवाब था पंथ निरपेक्षता। मतलब सरकार की नज़रों में कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं होगा। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी। तो अब देश की आर्थिक और सामाजिक दिशा तय हो गई। पर सरकार कौन चलाएगा? गाड़ी कौन चलाएगा? जवाब मिला, लोकतंत्र। यानी लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन। मतलब हम और आप जैसे आम लोग ही अपनी सरकार चुनेंगे, और वो सरकार हमारी मालिक नहीं, हमारी सेवक होगी, हमारे प्रति जवाबदेह होगी। और 5वां और आखिरी स्तंभ है गणराज्य। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। देश का सबसे बड़ा पद यानी राष्ट्रपति का पद किसी एक खानदान की जागीर नहीं होगा, वो चुनाव से तय होगा और देश का कोई भी नागरिक उस पद तक पहुंच सकता है। तो हमने ये समझ लिया कि भारत का चरित्र क्या होगा, पर ये सब हम कर क्यों रहे थे? इस देश को बनाने का मकसद क्या था? हमारे संविधान निर्माताओं का सपना क्या था? इसका जवाब है प्रस्तावना का अगला हिस्सा, हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा, एक 4 गुना वादा। पहला वादा है न्याय का, और ये 3 तरह का है। सामाजिक न्याय, यानी किसी के साथ भी उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। ये वो सपना था जिसके लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आर्थिक न्याय, यानी सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले।
और राजनीतिक न्याय यानी देश के हर वयस्क नागरिक को वोट देने और चुनाव में खड़े होने का हक हो। दूसरा वादा है स्वतंत्रता का, अपने विचार रखने की, बोलने की, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी। ये वो स्वतंत्रता है जिसके लिए भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और बारीक बात है। प्रस्तावना आर्थिक न्याय का वादा तो करती है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं। इसका मतलब ये है कि सरकार आपको आगे बढ़ने के अवसर तो देगी, लेकिन किसी को भी असीमित धन कमाने की खुली छूट नहीं देगी, जिससे समाज में असंतुलन पैदा हो। ये फर्क बहुत गहरा है। तीसरा वादा है समता का, यानी बराबरी। इसका मतलब है कि कानून की नज़रों में सब बराबर होंगे, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमज़ोर। और साथ ही सरकार सबको आगे बढ़ने के बराबर अवसर भी देगी, एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करेगी, ताकि जो लोग सदियों से पीछे रह गए हैं उन्हें भी बराबरी पर आने का मौका मिल सके। और चौथा और शायद सबसे खूबसूरत वादा है बंधुता का, यानी भाईचारे की भावना का। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या खूब कहा था कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीनों एक त्रिमूर्ति की तरह हैं। आप इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। सोचिए, बिना भाईचारे के बराबरी और आज़ादी का क्या मतलब रह जाएगा? ये तीनों एक साथ ही लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। अच्छा, हमने प्रस्तावना के इन खूबसूरत वादों को तो समझ लिया, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हुआ। सवाल ये था कि क्या ये प्रस्तावना, ये जो इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं, ये असल में संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? इस एक सवाल ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी सालों तक उलझाए रखा। और जो कहानी सामने आई वो किसी रोमांचक कोर्टरूम ड्रामा से कम नहीं थी। देखिए, कहानी शुरू हुई 1960 में बेरोबारी यूनियन केस से। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये एक बड़ा झटका था। ऐसा लगा जैसे संविधान की आत्मा को उसके शरीर से ही अलग कर दिया गया हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 13 साल बाद 1973 में भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा मुकदमा सामने आया, जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो था केशवानंद भारती केस। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया और पूरी ताकत से कहा कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, उसकी आत्मा है। लेकिन कोर्ट यही नहीं रुका। उन्होंने एक कमाल की चीज दी, जिसे कहते हैं संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। आसान भाषा में इसका मतलब था कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो इसकी नींव, इसके मूल सिद्धांतों को नहीं छू सकती, जैसे लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, कानून का राज। ये सिद्धांत हमारे संविधान के लिए एक सुरक्षा कवच बन गए। तो केशवानंद भारती केस के उस ऐतिहासिक फैसले का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है, बस शर्त यह है कि उसका मूल ढांचा न बदले। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए 1976 में 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में आज तक का इकलौता संशोधन किया गया। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो क्या ये सिर्फ शब्द है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो मशाल है जिसे लाखों शहीदों ने अपने खून से जलाकर हमारे हाथों में सौंपा है। ये कोई म्यूजियम में रखने वाला दस्तावेज नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है, और इसे जिंदा रखने की जिम्मेदारी अब हमारी पीढ़ी की है। तो अगली बार जब हम कहीं अन्याय होता देखें तो हमें प्रस्तावना का न्याय याद आना चाहिए। जब किसी की आवाज को दबाया जाए तो हमें स्वतंत्रता की याद आनी चाहिए। और जब कोई हमें धर्म या जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करे तो हमें बंधुता की याद आनी चाहिए। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये हमारे हथियार हैं, हमारा नैतिक बल है। हमारे संविधान निर्माताओं ने तो अपना काम कर दिया। उन्होंने ये जलती हुई मशाल हमारे हाथों में थमा दिए। अब सवाल हम सबसे है, हम इसकी लौ को कैसे और कितना रोशन रखेंगे।